हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टैप अकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th हिस्ट्री की चैप्टर 3 का पार्ट 7 देखेंगे। तो चैप्टर 3 है नाजिज्म एंड राइट्स ऑफ हिटलर। नाजिज्म के बारे में हम अभी देख रहे हैं, नाजिज्म क्या है क्या नहीं है, और हिटलर के बारे में हमने देखा था कि कैसे वो आगे सत्ता में आया। तो सबसे पहले जो चैप्टर 3 स्टार्ट हुआ था तो हमने हेलमुथ की स्टोरी देखी थी। उसके बाद हमने ये देखा था कि हेलमुथ के फादर सुसाइड कर लेते हैं, जो हिटलर है वो सुसाइड कर लेता है। उसके बाद हमने देखा था बर्थ ऑफ वेबिनार रिपब्लिक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में देखा। वॉर के बाद जो है जर्मनी की स्थिति क्या थी उसके बारे में हमने देखा कि डिप्रेशन कैसे आया, इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे आई, ये सारी चीजें हमने देखी। फिर हमने ये देखा कि हिटलर जो है वहाँ का डिक्टेटर, जर्मनी का डिक्टेटर कैसे बन गया और हिटलर ने क्या क्या चीजें की, क्या क्या चीजें की जिससे कि वो आगे बढ़ सके। हिटलर एक बहुत ही पावरफुल स्पीकर था, ये भी हमने देखा क्या कि वो अपने स्पीच से लोगों को बहुत ही प्रभावित कर देता था। अब आगे जो हमने देखा था कि कैसे जो नाजी का वर्ल्ड व्यू था, इसमें हमने ये देखा था कि नाजीज को कैसे सजा दी जाती थी, कैसे उनको गैस चेम्बर में, कंसंट्रेशन कैंप में रख के सजा दी जाती थी। स्टेप्स टू डेथ क्या था, 1933 से 39 के बीच के पीरियड्स में क्या हुआ, 1940 से 44 के पीरियड्स में, और 41 ऑनवर्ड्स उनको तो डायरेक्ट फिर खत्म ही कर दिया जाता था। ये सारी चीजें हमने इससे अभी जो पार्ट्स है उसमें हमने देखा। अब हमको देखना है यूथ की क्या पोजीशन थी नाजी जर्मनी में। जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको कैसे ट्रीटमेंट दिया जाता था, कि वो स्कूल्स में कैसे पढ़े, कैसे कैसे उनके एज ड्यूरेशन के हिसाब से उनको कैटेगराइज किया जाता था। ये पार्ट देखते देखते आप एक बार अपने आप को आप अज्यूम करके चले कि आप उस पीरियड में हैं और आप कहीं आर्यंस, कोई आर्यंस के, आप अपने आप को आर्यंस जो थे वहां पे, जो जर्मन गुड जर्मन जिसे माना जाता था, उनके बिहाफ में रख के देखिए, जो जूस है उनके बिहाफ में रख के देखिए और सोचिए कि क्या उस समय माहौल रहा होगा। क्या उस समय का माहौल अभी होता तो आप कैसे उसको रिएक्ट करते। तो ये आप थोड़ा सा अपने माइंड में रखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग तो नहीं बोलूंगी, मतलब आपको आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा कि कैसे जो है यूथ का जो पोजीशन है, क्या स्थिति थी उसको हमको देखना है। तो हिटलर वाज फैनेटिकली इंटरेस्टेड इन यूथ ऑफ द कंट्री। ही फेल्ट दैट अ स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी एस्टैब्लिश्ड ओनली बाय टीचिंग चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी। दिस रिक्वायर अ कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल। तो यहाँ पे हिटलर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड था यूथ, क्योंकि उसके हिसाब से यूथ जो है कंट्री को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। तो यूथ से वो बहुत ही ज्यादा, वो यूथ में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। उसको ये लगता था अगर हमको स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी बनानी है तो हमको क्या है, जो चिल्ड्रंस हैं उनको नाजी आइडियोलॉजी के बारे में हमने पहले के पार्ट्स में देखा है। तो नाजी आइडियोलॉजी जो है हमको बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या है, चाइल्ड को कंट्रोल करके रखना है। बोथ स्कूल में भी जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको सिर्फ नाजीज्म के बारे में ही पढ़ाएंगे। नाजी का जो भी ओवर व्यू है, जो स्टीरियोटाइप को बना के चल रहे हैं उसके बारे में ही पढ़ाएंगे। और आउटसाइड द स्कूल, जब स्कूल के बाहर जाते हैं, मतलब वो घर जाते हैं, तो वहाँ पे भी उनको वही जो नाजी आइडियोलॉजी है उसके बारे में ही उनको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लासरूम है, क्लासरूम में देखेंगे तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है क्लासरूम की सीन डिपेक्टिंग अ लेसन ऑन रेशियल एंटी सेमेटिज्म। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जूस की नाक होती है वो पॉइंटेड होती है और वो 6 नंबर के जैसे दिखती है। तो व्हाट हैपेंड इन द स्कूल अंडर नाजिज्म। तो स्कूल में क्या होता था, नाजिज्म का जो पीरियड चल रहा था उस समय, तो ऑल स्कूल में क्लेंस्ड एंड प्योरिफाइड। तो क्लेंस्ड एंड प्योरिफाइड मतलब साफ सफाई नहीं, मतलब जूस वगैरह का कोई भी वहां पे रोल नहीं हुआ करता था, डिसेबल्ड का कोई रोल नहीं हुआ करता था। सिर्फ और सिर्फ जो आर्यन, जर्मन आर्यंस है, उनके बच्चे ही स्कूल में पढ़ाए जाते थे। दिस मीन दैट टीचर्स वे जूस और सीन एज पोलिटिकली अनरिलायबल फिर डिसमिस्ड। जैसे कि मैंने बताया कि इसका मतलब ये होता था कि जो टीचर्स जो जूस हैं या जूस के जैसे दिखते हैं
या फिर वो मतलब सही नहीं दिख रहे, आर्यंस के जैसे नहीं दिख रहे, उनको हटा दिया जाता था. चिल्ड्रंस वेयर फर्स्ट segregated. German and Jews could not sit together or play together. Subsequently, undesirable children, जो ऐसा physically handicapped, gypsies were thrown out of school. तो पहले शुरू में तो ये था कि चिल्ड्रंस को सेग्रीगेट करके रखा जाता था. सेग्रीगेट मतलब अलग अलग रखा जाता था, मतलब जोइस अलग पढ़ेंगे और आर्यंस अलग, जर्मन्स अलग पढ़ेंगे, ऐसे मतलब जो साथ में नहीं पढ़ सकते थे, साथ में नहीं खेल सकते थे. और फिर सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में जो अनडिसाइरेबल चिल्ड्रन कौन कौन होंगे, ज्यूस हो गया जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, और जिप्सी जो बंजारे लोग हैं उनको जिप्सी कहा जाता है, उनको स्कूल से बाहर ही निकाल दिया गया. एंड फाइनली 1943 दे वर टेकन टू गैस चेम्बर्स. और फाइनली 1940 का जो पीरियड था हमने देखा था, 40-41 के ऑनवर्ड्स पूरा एसिमिलेशन कर दिया जा रहा था, एनिहिलेशन कर दिया जा रहा था. तो उस समय जो जूइश जो बच्चे हैं उनको गैस चेम्बर्स में भेज दिया जाता था. तो यहाँ पे पिक्चर भी दी गई है जहाँ पे जूइश टीचर और जो जूइश बच्चे हैं उनको स्कूल से निकाला जा रहा था, ठीक है, और उनके जो क्लासमेट है उनका मजाक उड़ा रहे हैं, यहाँ पे ये दिया गया है पोस्टर में. तो गुड जर्मन चिल्ड्रन वे सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग, अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग. तो जो गुड जर्मन मतलब जो आर्यंस के रेस वाले जो जर्मन है, गुड जर्मन क्या है ये हमने इससे पहले वाले पार्ट पे देख चुके हैं. तो उनको क्या है, जो नाजी स्कूलिंग है उसके प्रोसेस के लिए मतलब एक बहुत ही लंबा पीरियड आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी. आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग में उनको यही बताया जाता था कि जो नाजिज्म है उनको ही, उसी चीज़ को उनको फॉलो करके आगे चलना है. जूइस अच्छे नहीं होते, फिजिकली हैंडीकैप्ड अच्छे नहीं होते, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में भरी जाती थी. एक तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया जाता था. स्कूल टेक्स्ट बुक्स वेयर री रिटर्न, रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाई नासी आइडिया ऑफ रेस. तो स्कूल के जो टेक्स्ट बुक्स है उनमें भी बदलाव लाया, उसको फिर से लिखा गया. उसमें रेशियल जो साइंस है ना, रेस के बेसिस में डिफरेंशिएट करने वाला जो साइंस है उसको इंट्रोड्यूस किया गया ताकि नाजी की जो आइडिया है रेस के लिए वो आगे बढ़ सके. स्टीरियोटाइप्स अबाउट ज्यूज वेयर पॉपुलराइज्ड इवन थ्रू मैक्स क्लासेस. तो जो स्टीरियोटाइप्स है, स्टीरियोटाइप्स मतलब जो उन्होंने अपनी मानसिकता बना के रखी थी, जो सही है उसको भी गलत ठहराया जा रहा था. तो जूइस जो है उसको पॉपुलराइज किए इवन थ्रू मैक्स क्लासेस में भी ये जो स्टीरियोटाइप्स है, जो सही है पर उसको गलत दर्शाया जाता है, उसको स्टीरियोटाइप कहा जाता है. तो जूइस जो है ये मैक्स क्लासेस में भी उनको यही सिखाया जाता था, ठीक है. द चिल्ड्रन वेयर थॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, हेट जूइस, वर्शिप हिटलर. तो चिल्ड्रंस को शुरू से ही ये पढ़ाया जाता था कि उनको लॉयल रहना, वफादार रहना है, सबमिसिव रहना है. सबमिसिव मतलब आज्ञाकारी रहना है, उनको ज्यूस को हेट करना है और हिटलर को वर्शिप करना है. इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वाज टू न्यूट्योर a spirit of violence, aggression among children. Hitler believed that boxing could make children iron-hearted, strong and masculine. तो यहाँ पे जो स्पोर्ट्स की फंक्शन हुए करते थे वहाँ पे भी बच्चों को सिर्फ और सिर्फ यही सिखाया जाता था कि उसको वायलेंस बना के रखना है, एग्रेशन रखना है, एग्रेशन होना चाहिए चिल्ड्रंस के प्रति. एग्रेशन मतलब गुस्सा होना चाहिए चिल्ड्रन के प्रति, कुछ भी जूस वगैरह ये सब के प्रति. हिटलर क्या बिलीव करता था कि बॉक्सिंग अगर बच्चों को सिखाया जाए तो चिल्ड्रन आयरन हार्टेड रहेंगे. आयरन हार्टेड मतलब कठोर रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे और मस्कुलिन रहेंगे. यूथ ऑर्गेनाइजेशन वे मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म. तो जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग बनाए गए थे और उसको रेस्पॉन्सिबल बनाया गया था कि वो एजुकेटिंग है ना जर्मन यूथ को अलग से एजुकेट करे, ठीक है, इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म के बेसिस में. तो यहाँ पे अलग अलग ग्रुप में अलग अलग जो पार्ट्स में उनको बांटा गया था, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में उनको बांटा गया था. तो 10 साल के जो बच्चे हैं 10 years old हैड टू एंटर जंग यॉर्क. जंग यॉर्क क्या है, एक नाजी यूथ ग्रुप फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 years of age. तो ये ग्रुप है नाजी यूथ के लिए. एट 14 ऑल बॉयज हैड टू ज्वाइन नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन. और जब बच्चा 14 साल का हो जाता है, जितने लड़के हैं उनको नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना होता था. उसके बाद हिटलर यूथ वेयर दे लर्न टू वर्शिप फॉर, ग्लोरीफाई एग्रेशन एंड वायलेंस, कंडेम डेमोक्रेसी एंड हेट जूइश, कम्युनिस्ट, जिप्सीज एंड ऑल दोज कैटेगराइज्ड एज अनडिजायरेबल. तो यहाँ पे
जब बच्चा जब 14 साल का हो जाता है, जो नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन उनको ज्वाइन करना रहता था, वहां पे उनको क्या सिखाया जाता था कि उनको वॉर को वर्शिप करना है, मतलब वॉर को पूजना है, मतलब वॉर कभी भी होगा तो उनको उसको साथ देना है, एग्रेशन में रहना है, हमेशा वायलेंस को बढ़ावा देना है, डेमोक्रेसी को हटाना है, कंडेम करना है, उसकी आलोचना करना है, जूस को हेट करना है, जो कम्युनिस्ट है उनको हेट करना है, जो जिप्सीज है और जो भी अनडिजायरेबल लोग हैं उनको उसको हेट करना है। आफ्टर ए पीरियड ऑफ रिग्रेस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग दे ज्वाइन द लेबर सर्विस यूजुअली एट द एज ऑफ 18। अब 18 ईयर्स के आते आते उनको लेबर सर्विस ज्वाइन करना रहता था, जहाँ पे उनको आइडियोलॉजिकली और फिजिकली ट्रेनिंग दी जाती थी। ठीक है, देन दे हैड टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्स एंड एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद जो है उनको आर्म्ड फोर्स में भर्ती हो जाना पड़ता था और उनको नाजी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेना होता था। द यूथ लीग ऑफ नाजी वाज फाउंडेड इन 1922। तो अब यूथ लीग भी एक फाउंडेशन था नाजी का, जिसकी संरचना कब हुई? 1922 में। 4 years लेटर इट वाज रीनेम्ड हिटलर यूथ, और 4 साल बाद उसको हिटलर यूथ की उपाधि दे दी गई। टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट अंडर नाजी कंट्रोल, ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशन वे सिस्टमेटिकली डिसॉल्व्ड एंड फाइनली बैंड। और जब ये यूथ मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो एक यूथ मूवमेंट लाने के लिए तो नाजी कंट्रोल और जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन उनको डिसॉल्व करके और फाइनली बैन कर दिया गया। तो यहाँ पे एक्टिविटी एक दी गई है, इफ योर स्टूडेंट सिटिंग इन वन ऑफ दिस क्लासेस वुड यू हैव फेल्ट टूवर्ड्स चॉइस। तो आपको जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप एक बार सोच के देखिए, अगर आप इस तरीके की क्लास में है तो क्या आप अपनी जो चॉइस है उसके लिए क्या उसका मतलब आप क्या सोचेंगे उसको। तो यहाँ पे दी गई, ऑल बॉयज बिटवीन द एज ऑफ 6 and 10 went through a preliminary training in Nazi ideology. At the end of the training they had to take the following oath of loyalty to Hitler. तो एज 6 से 10 के बीच में उनको नाजी आइडियोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाती थी। उसके बाद जो है उनको एक ओथ लेना पड़ता था, शपथ लेना पड़ता था। तो उसमें ओथ में बोला जाता था, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ब्लड बैनर विच रिप्रेजेंट अवर Führer, I swear to devote all my energies and my strength to savior of our country, Adolf Hitler. I am willing, I am willing and ready to give up my life for him. So help me God. तो यहाँ पे उनको ओथ दी जाती थी कि वो जो भी है हिटलर जैसा भी बोलेगा वैसे ही वो करेंगे, और वो अपने जो डिक्टेटर है हिटलर के लिए जान भी देने के लिए राजी होंगे। तो यहाँ पे Jewish children arriving at the death factory to be cast। तो यहाँ पे ये बच्चे के चेहरे देखिए कि मतलब उनको पता है कि उनको अब मरने की नौबत आ रही है। ठीक है, तो सोचिए उनका क्या हाल हुआ करता था। तो रॉबर्ट ले द हेड ऑफ द जर्मन लेबर फ्रंट, रॉबर्ट ले जो थे हेड थे जर्मन फ्रंट के, उन्होंने कहा था वी स्टार्ट when the children is 3 year old, as soon as he even start to think, he is given a little flag to wave. Then comes school, the Hitler Youth, military service. But when all this is over, we do not let go to anyone. The Labour Front takes hold of them and keep hold until they go to grave, वेदर दे लाइक और नॉट। तो यहाँ पे जैसे ही बच्चा 3 साल का होता है वो सोचने समझने की क्षमता रखना चालू कर देता है, तो उसके हाथ में छोटा सा फ्लैग जो है उसको पकड़ा दिया जाता है वेव करने के लिए, और देन वो स्कूल में आता है, हिटलर यूथ ज्वाइन करता है, मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करने के लिए रेडी होता है। बट व्हेन ऑल दिस ओवर, जो भी ये सब हो गया है, वो किसी को भी अलग जाने नहीं देते। लेबर फ्रंट जो है वो उनको अपने साथ में रखता है, और जब तक वो मर नहीं जाते उनको मिलिट्री में ही सर्विस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हिटलर जो है डिसाइरेबल चिल्ड्रन दैट हिटलर वांटेड टू सी मल्टीप्लाई, अ जर्मन ब्लडेड इन्फेंट विथ हिज मदर बीइंग ब्रॉट फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप टू एनेक्स पोलैंड फॉर सेटलमेंट। तो यहाँ पे जो डिसाइरेबल चिल्ड्रन है हिटलर उनको प्यार करते हुए दिखाया जा रहा है, और ये एक लेडी है जो अपने बच्चे के साथ पोलैंड आई हुई है सेटलमेंट के लिए, मतलब वहां बसने के लिए। तो नाजी कट ऑफ मदरहुड, तो नाजीज जो है उसमें मदरहुड को क्या बताया गया है, मदरहुड की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है, उसको हमको देखना है। तो चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वे रिपीटेडली टोल्ड दैट वुमेन्स वेयर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन। तो जो चिल्ड्रंस है, बच्चे हैं जो नाजी जर्मनी में, उनको ये भी सिखाया जाता था कि वुमेन और मैन जो है वो काफी डिफरेंट होते हैं, रेडिकली डिफरेंट होते हैं, हर चीज में क्षमता में डिफरेंस होते हैं। द फाइट फॉर इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन दैट हैड बिकम part of democratic struggles
everywhere was wrong and it will destroy society. तो ये जो इक्वल राइट्स के लिए जो मैन और वुमेन जो है जो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स में का हिस्सा था, ये सब चीज़ गलत है। और नाजीज के हिसाब से वुमेन और मेन के इक्वल राइट्स की जो बातें पहले हुआ करती थी वो बिल्कुल गलत है डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स में जो बोले गया है। और उनके हिसाब से अगर ये ऐसा हुआ वुमेन और मेन को इक्वल राइट्स दिए गए तो वो सोसाइटी को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। While boys were taught to be aggressive, masculine and steel-hearted, girls were told that they had to become good mothers and real pure blood Aryan children. तो यहाँ पे बॉयज को ये सिखाया जाता था कि उनको एग्रेसिव होना चाहिए, मस्कुलाइन होना चाहिए, स्टील हार्टेड होना चाहिए, लेकिन गर्ल्स को ये सिखाया जाता था कि आगे जाकर उनको अच्छी माएँ बननी है और रियल प्योर ब्लड आर्यन चिल्ड्रंस को ग्रो अप करना है। गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस, डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम Jews, look after home and teach their children Nazi values. तो गर्ल्स का ये काम होता था कि वो जो रेस की प्योरिटी है, मतलब उनको जो से दूर रहना है और घर का कामकाज करना है और अपने बच्चों को नाजी वैल्यूज सिखाने हैं। दे हैड टू बी द बियरर ऑफ आर्यन कल्चर एंड रेस, और ये उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो आर्यन का जो कल्चर है और रेस को है उनको वो आगे बढ़ावा दे। In 1933, Hitler said, "In my state, the mother is most important citizen, but in Nazi Germany, all mothers were not treated equally." In 1933 में हिटलर ने ये कहा कि मदर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सिटीजन को डेवलप करने के लिए, ग्रो अप करने के लिए, लेकिन नाजी जर्मनी में सभी माओं को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था। क्या था? वुमेन हु बोर रेडिकली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वे पनिश्ड एंड दोज हु प्रोड्यूस रेडिकली रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन वेर अवॉर्डेड। तो वुमेन जो है जिनको गलती से भी अनडिजायरेबल चिल्ड्रन पैदा हो गए, अनडिजायरेबल चिल्ड्रन मतलब जो जूस की जैसे दिखते हैं या हैंडीकैप है या उनके में जो कोई प्रॉब्लम है तो उनको सजा दी जाती थी। और जो बच्चे अच्छे रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन पैदा करते थे उनको रिवॉर्ड दिया जाता था। दे वे फेवर ट्रीटमेंट, उनको हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता था, उनको कंसेशन दिए जाते थे, शॉप्स में थिएटर टिकट्स में कंसेशन दिए जाते थे, रेलवे फेयर्स में उनको कंसेशन दिए जाते थे। कंसेशन मतलब छूट। टू एनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मेनी चिल्ड्रन, और ये भी एनकरेज किया जाता था कि एक महिला ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा हों ताकि जर्मनी की संख्या बढ़े, लोग ज़्यादा मिलिट्री में जब भी कहीं कब्जा हो, वॉर हो, तो कहीं पे भी मैन पावर की कमी ना हो। तो ऑनर क्रॉस है ना, उनको ऑनर क्रॉसेस दिए जाते थे। तो ब्रॉन्ज क्रॉस दिया जाता था अगर 4 बच्चे पैदा कर लिए, सिल्वर दिए जाते थे अगर 6, और गोल्ड दिया जाता था अगर 8 से ज़्यादा बच्चे उन्होंने पैदा कर लिए। तो ऑल आर्यंस वुमेन हु डेविएटेड फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट वेयर पब्लिकली कंडेम्ड एंड सिवियरली पनिश। और जो भी आर्यन वुमेन जो है, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ये जो व्यवहार से ये जो उपयुक्त व्यवहारों को करने बोला वहाँ से हट जाती थी, उनको बहुत ज़्यादा मतलब पनिशमेंट दी जाती थी, उनको दोषी ठहराया जाता था और पनिशमेंट भी दी जाती थी। Those who maintain contact with Jewish Poles or Russian were paraded through the town with shaved heads, blackened face and parker hanging around their neck announcing, "I have sullied the honor of the nation." और अगर कोई गलती से भी जूइश पोल्स या रशियंस के साथ कोई कांटेक्ट बना लेता था तो उनको पूरे टाउन में घुमाया जाता था, उनके बाल पूरे शेव करा के, उनके फेस में काली पोत के, काला पेंट लगा के, और प्लेकार्ड्स, ठीक है, प्लेकार्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया है, गले में एक कार्ड उनको बना के दे दिया जाता था कि हाँ मैंने अपनी जो कंट्री है उसको कलंकित किया है। आई हैव सुलिड मतलब होता है कलंकित किया है, हमारे देश का जो गौरव है उसको। तो मैनी रिसीव जेल सेंटेंसेस एंड लॉस सिविक ऑनर एज वेल एज देयर हस्बैंड एंड फैमिलीज फॉर दिस क्रिमिनल ऑफेंस। और बहुत सारे लोगों को जेल भी हुई और कई लोगों के सिविक ऑनर्स को छीन लिया गया, कई हस्बैंड्स और फैमिलीज को अलग कर दिया गया और क्रिमिनल ऑफेंस को वहाँ पे दोषी ठहरा दिया गया। तो आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, अब हमको नेक्स्ट देखना है आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है दुष्प्रचार, मतलब इतना कुछ हो रहा है जो रियल फैक्ट हो रहा है उसको दुनिया से वो छुपा के रखते थे, ठीक है। नाजीज जो है जो भी ये गलती कर रहे हैं उसको कैसे छुपा के रखते थे, वो इस चीजों को गलत तरीके से दर्शाते थे बाहर की दुनिया में कि वो सही काम कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है ये सही काम हो रहा है? नहीं, लेकिन वो बाहर की दुनिया को यही दिखाते थे कि हम सही काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? वो
तो द नाजी रिजिम यूज लैंग्वेज एंड मीडिया विद केयर एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट। तो नाजी रिज्म के टाइम में लैंग्वेज और मीडिया को बहुत ही मतलब बहुत ही तरीके से यूज किया जाता था, ताकि उन वो जो गुनाह कर रहे हैं वो आगे बात मत आए। द टर्म्स दे कॉइन टू डिस्क्राइब देयर वेरियस प्रैक्टिसेस वर नॉट ओनली डिसेप्टिक, दे वे चिल्ड्रन। तो जो टर्म्स वो यूज करते थे, ये जो वेरियस वो प्रैक्टिसेस करते थे, जैसे कि गैस चैम्बर में भेजना, ये कंसंट्रेशन कैंप में उनको रखना, तो ये थोड़ा सा डिसेप्टिव था। डिसेप्टिव मतलब धोखा देने वाला था, ठीक है। जो वर्ड्स वो यूज करते थे तो वो चिलिंग वर्ड्स थे, जैसे नाजी नेवर यूज द वर्ड किल और मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। तो नाजीज जो है, जैसे कि आपने अभी भी देखा होगा कि कहीं पे भी किल और मर्डर वर्ड यूज में ही नहीं आया है। तो मास किलिंग वेयर टर्म स्पेशल ट्रीटमेंट। जो मास किलिंग हुआ करती थी, एक साथ लोगों को मारा जाता था, उसे स्पेशल ट्रीटमेंट कहा जाता था, फाइनल सोल्यूशन कहा जाता था ज्यूज के लिए, ठीक है। तो ज्यूज को अगर मारते थे एक साथ में तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट या फाइनल सोल्यूशन कहा जाता था। यूथेनेसिया कहा जाता था अगर डिसेबल्ड को मारा जा रहा है। सिलेक्शन और इन्फेक्शन कहा जाता था, ठीक है, डिसेबल्ड के लिए। इवैक्यूएशन मीन्स डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर्स। तो देखिए कहीं पे भी कुछ ऐसे वर्ड्स यूज नहीं किए गए हैं जिससे ये पता चला कि गलत काम हो रहा है। डू यू नो व्हाट द गैस चैम्बर्स वेयर कॉल्ड? तो क्या आपको पता है गैस चैम्बर को क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था डिसइंफेक्शन एरिया। मतलब वहां पे उनका जो इन्फेक्शन है उसको क्लियर किया जा रहा है। तो एंड लुक लाइक बाथरूम इक्विप्ड फेक शावर हेड्स। और जो डिसइंफेक्शन एरिया था, जो गैस चैम्बर हुआ करते थे, ये बाथरूम टाइप के दिखते थे, जहाँ पे शावर हेड्स भी हुआ करता था, फेक शावर हेड्स भी हुआ करता था। तो मीडिया वाज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट फॉर रिजिम एंड प्रोपलाइज देयर इट्स वर्ल्ड व्यू। तो मीडिया को बहुत ही केयरफुली यूज किया जाता था ताकि वो नाजी का जो सोच है उसको सपोर्ट कर सके, उसको पॉपुलराइज कर सके वर्ल्ड वर्ल्ड में। तो नाजी आइडियाज वे स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स एंड लिफलेट्स। तो नाजी आइडियाज को सपोर्ट करने के लिए ये सारे जो मीडिया वाले जो साधन है उनका यूज किया जाता था। इन द पोस्टर्स ग्रुप आइडेंटिफाइड एज एनिमीज ऑफ जर्मन्स वे स्टीरियोटाइप्स मॉक्ड अब्यूज्ड एंड डिस्क्राइब्ड एज इवल। तो यहाँ पे जो पोस्टर्स बनाए जाते थे उसमें जो ग्रुप है उसको आइडेंटिफाई किया जाता था एनिमीज ऑफ जनरल, उनको अलग अलग तरीके से दिखाया जाता था। उनको ये बताया जाता था कि इनका मजाक उड़ाया जाए, उनको अब्यूज किया जाए, और उनको इवन इविल स्पिरिट्स कहा जाता था। तो सोशलिस्ट एंड लिबरल्स वे रिप्रेजेंटेड एट वीक एंड डिजेनरेट। सोशल और लिबरल्स जो थे उनको वीक और डिजेनरेट बताया जाता था। डिजेनरेट का मतलब होता है भ्रष्ट या चरित्रहीन बताया जाता था। दे वर अटैक्ड एज मैलिशियस फॉलन एजेंट। और उनको अटैक किया जाता था कि जैसे कि वो एक दुर्भावनाशील है ना, दुर्भावनाशील जो है एक फॉरेन एजेंट है, इसलिए उनको यहाँ से हटा देना चाहिए। तो प्रोपेगेंडा फिल्म्स वे मेड टू क्रिएट हेट्रेड फॉर ज्यूज। द मोस्ट इनफेमस फिल्म द इंटरनल ज्यू। और थोड़ा ठीक है, तो यहाँ पे फिल्म्स भी बनाए जाते थे जिसमें ये बताया जाता था कि हमको ज्यूज को हेट कैसे करना चाहिए। उसमें से एक बहुत ही इनफेमस फिल्म है द इंटरनल ज्यू। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज पे स्टीरियोटाइप्स। जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं मतलब जिनकी सोच रूढ़िवादी जो सोच के जो ज्यूज है उनको गलत तरीके से बताया जाता था और उनको मार्क किया जाता था। एंड दे वेयर शोन with flowing beds wearing kaftan, whereas in reality it was difficult to distinguish German Jews by their outward appearance. तो यहाँ पे उनको गलत तरीके से बताया जाता था कि उनके बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े दाढ़ी हुआ करते हैं, वो काफ्तान पहना करते हैं, लेकिन रियलिटी में जर्मन ज्यूज को अलग से पहचान पाना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही हाईली एसिमिलेटेड कम्युनिटी में रहते थे, एक साथ मिलकर रहना चाहते थे। तो दे वेयर रेफर टू एज वर्मिन, रैट, सर्पिस। और जो जर्मन ज्यूस थे उनको क्या क्या उपाधि दी जाती थी? उनको वर्मिन, रैट या पेस्ट की उपाधि दी जाती थी, रेफर किया जाता था। वर्मिन जो है वो छोटे छोटे जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जैसे चूहे हो गए, ये चूहे वगैरह हो गए, सांप वगैरह हो गया, उसको वर्मिन कहा जाता है, ठीक है। रैट्स और पेस्ट की उपाधि दी जाती है। मोमेंट्स वे कंपेयर टू दोस ऑफ रोडेंट्स। और जो जो उनकी चाल है, उनके चलने का तरीका है, उसको रोडेंट्स है ना, जो रेंग के चलने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनसे कंपेयर किया जाता था। नाजीज वर्कड ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल, टैप देयर इमोशंस एंड टर्न देयर हेट्रेड्स एंड एंगर टू दोस मार्क्ड एज अनडिजायरेबल। तो नाजी जैसे कि मैंने बताया कि वो लोगों के माइंड्स पे वर्क किया करते थे, उनका ब्रेन वॉश किया कर देते थे, उनके इमोशंस को ही खत्म कर देते थे कि वो सोच सके कि हम कहीं गलत कर रहे हैं। वो मतलब यही उनको बचपन से सिखाया जाता था कि उनको भाई हेट्रेड करना है, एंगर रखना है, गुस्सा दिखाना है जो अनडिजायरेबल लोग हैं उसके प्रति।
तो यहाँ पे इन एन एड्रेस, ठीक है, वुमेन्स की एक रैली, एड्रेस टू वुमेन एट नवंबर पार्टी रैली 8 सितंबर 1934, हिटलर ने क्या कहा था? वी डू नॉट कंसिडर इट करेक्ट फॉर द वुमेन टू इंटरफेयर इन द वर्ल्ड ऑफ मैन in his main sphere. We consider it natural that these two worlds remain distinct. What the man gives in courage on the battlefield, the woman gives external self-sacrifice, internal pain and suffering. Every child that women bring to the world is battle and battle waged for the existence of her people. तो वहाँ पे ये बताया जा रहा है वुमेन्स और मेन का काम अलग अलग है। वुमेन्स का घर में काम वाम करना है, बच्चों को संभालना है, और मेन का जो है बैटलफील्ड में काम करना है। The Nazi made equal efforts to appeal all the different sections of population. They sought to win their support by suggesting that Nazi alone could solve all the problems. So Nazi जो है पूरा एफर्ट लगाते थे कि different section of the society जो population है उसको वो अपनी तरफ ही रख सकें, अपना सपोर्ट अपने लिए सपोर्ट गेन कर सके, और ये लोगों के मन में डाल के रखा था कि नाजीज जो है वो वही जो है जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे गलत तरीके से ज्यूस को कैसे बताया गया है, और नाजी पोस्टर अटैकिंग ज्यूस। तो कैप्शन में क्या बोला जा रहा है, जो ये लिखा हुआ है जर्मन भाषा में, तो मनी इज द गॉड ऑफ ज्यूस, इन ऑर्डर टू अर्न मनी ही कमिट्स द ग्रेटेस्ट क्राइम, ही डज नॉट रेस्ट अंटिल ही कैन सिट बैक ऑन द सैक ऑफ मनी अंटिल ही हैज बिकम द किंग ऑफ मनी। तो यहाँ पे ज्यूस को ये बताया जा रहा है कि वो मनी, पैसे के भूखे होते हैं, उनके लिए भगवान जो है पैसा ही है, वो बहुत से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्राइम कर सके। वो जब तक बहुत सारा पैसा कमा के एक बोरे में भर के ना रख ले, वो बिल्कुल शांत नहीं रहने वाले। इस तरीके के उनको गलत तरीके से बताया जाता था। तो यहाँ पे एक पोस्टर दिए गए है, नाजी पार्टी पोस्टर ऑफ 1920, इट ऑल्सो वर्क्स फॉर वोट फॉर हिटलर द फ्रंटलाइन सोल्जर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और एक नाजी लीफलेट है 1932 का। इसमें ये बताया जा रहा है कि जनरल फार्मर स्टैंड इन बिटवीन टू ग्रेट डेंजर्स टुडे। वन डेंजर है ना, जर्मन फार्मर जो है वो दो खतरे में है। पहला तो है अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, बिग कैपिटलिज्म, अदर इज मार्क इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ बोल्शेविज्म। बिग कैपिटलिज्म एंड बॉस वर्क इन हैंड, दे वर बोर्न टू जूइश थॉट एंड सर्व द मास्टर प्लान फॉर वर्ल्ड जूरी हु अलोन कैन रेस्क्यू द फार्मर फ्रॉम दिस डेंजर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे जो है फार्मर्स की जो स्थिति खराब है। एक तो अमेरिकन की इकोनॉमिक सिस्टम हो गई, और मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम बॉल्शेविज्म का हो गया। ठीक है, तो लिफलेट ये सोच कर ये लिफलेट से जो नाजीज हैं वो अपील कर रहे हैं पीसेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट दी गई है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ और एंड कब हुआ, और वेबिनार रिपब्लिक कब आया, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कब हुआ, जो हिटलर जो चांसलर कब बना जर्मनी का, और बाकी सारे जो डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो सारी चीजें इसमें दी गई है। वह एक बार आप फिर से ब्रशअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है, और अगर आपको ये जो पार्ट है वो खत्म होता है। अभी पिक्चर अभी बाकी है, यहाँ पे ऑर्डिनरी पीपल और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये हमको देखना है, लास्ट पार्ट है ये। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर जो आपको जो ये चैप्टर समझ में आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।